गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं थर्ड चैप्टर का फोर्थ क्वेश्चन है अस्थमा। अस्थमा यानी दमा। पहले तो अस्थमा के बारे में समझते हैं, अस्थमा कौन सी बीमारी होती है, तो ताकि फिर जब आप इसको पढ़ें तो आपको समझ आ जाए कि भाई अस्थमा क्या होता है। अस्थमा जो है वो एक सांस का रोग है। ये रोग जिनको हो जाता है उनको प्राय सांस लेने में परेशानी हो जाती है, तो वो सांस नहीं ले पाते हैं। और ऐसे जिनको ये जो दमा के रोगी होते हैं उनकी प्राय सांस फूली रहती है। उनको बहुत तेज तेज सांस लेना पड़ता है और वो ऐसे लगता है जैसे कहीं से बहुत तेज चल के फास्ट वॉकिंग करके आए हैं या दौड़ के आए हैं। तो उनके जो सांस लेने की गति है वो स्वस्थ आदमी से ज़्यादा रहती है। दूसरी उसकी निशानी ये होती है कि वो जब सांस लेते हैं तो सांस लेने में उनको एक आवाज़ सी, अलग सी आवाज़ जो है वो एक सुनाई देती है। तीसरी उनकी निशानी ये है कि वो नाक से पूरा सांस नहीं ले पाते हैं, इसलिए उनको मुंह से भी सांस लेना पड़ता है। तो होता क्यों है, ये ऐसा क्यों होता है, इसके कारण क्या हैं होने के। एक तो इसका एक कारण है अनुवांशिकता, यानी जन्म से। अगर परिवार में माँ बाप में से किसी को ये है तो संभवतः ये आगे बच्चों में भी आ जाए, लेकिन वो ये ज़रूरी नहीं है कि उनको कितनी एज के बाद स्टार्ट हो सकता है बहुत बचे भी रहें, हो सकता है बहुत बाद में जाके उनमें कुछ एज के बाद 60 की एज के बाद जाके उनमें भी ये पनप सकती है। तो अस्थमा जो है वो आनुवंशिकता एक इसका कारण है। दूसरा कारण है पर्यावरण। कहीं आप ऐसे वातावरण में तो नहीं रहते जहाँ जो है जहाँ किसी फैक्ट्री की चिमनी का धुआं हो या और कोई जहरीला धुआं आपके आसपास हो। अभी आपने पीछे देखा होगा, सुना होगा कब कि दिल्ली में खास तौर से ये न्यूज़ चलाई जा रही थी कि हरियाणा से जो है वो धुआं दिल्ली के अंदर आ रहा है, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। तो उसमें क्या बताया गया था कि हरियाणा और आसपास के जो एरिया है वो खेतों के बचे हुए अवशेष को जलाते हैं, जिससे जो धुआं है वो इफ़ेक्ट करता है। तो धुआं जो है कि इसका मुख्य कारण हो जाता है। तीसरा जो है इसका कारण धूम्रपान भी है। कुछ लोग जो है धूम्रपान करते हैं, जिसकी वजह से ये हो जाता है। तो इसमें होता क्या है कि एक थक म्यूकस जो है, एक बलगम टाइप का एक वो श्वास नली में जमना शुरू हो जाता है, जिससे वो नली संक्रिय हो जाती है और उसको पूरा सांस नहीं मिल पाता है। तो इससे बचाव के लिए कुछ आसन नीचे दिए हुए हैं। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है, ये दो इसके वो भी बताए हैं। दो तरह का होता है, एक नॉन एलर्जिक और एक एलर्जिक। चक्रासन। चक्रासन सिंपल है, आप लोग इसको ज़मीन पे लेट के और दोनों हाथों को जैसे पंजों की शेप है ठीक वैसे ही हाथों को करेंगे। ये नहीं कि हाथों को बाहर की साइड कर लें और फिर नहीं होगा। ये जैसे पंजे हैं उसी शेप में हाथ रहेंगे और बीच में से कमर को उठाओ और गर्दन को भी उठाओ। जितना आप ऊपर उठेंगे उतना ही अच्छा होता है। तो दूसरा इसमें दिया है भुजंगासन। भुजंगासन जो है वो कई तरह के रोग जो होते हैं हमारे शरीर में उनके लिए बेनिफिशियल होता है। तो मैंने डायबिटीज़ के लिए करवाया था, तो कल भी भुजंगासन आया था। तो भुजंगासन एक ऐसा आसन है जो आपको कई तरह के रोगों में बचाव के लिए लाभकारी है। शुगर के अंदर, आज इसमें अस्थमा में भी है और आगे जो आने वाले और भी कुछ ऐसे आसन होंगे, कोई ऐसी बीमारियां होंगी जिनमें भुजंगासन बेनिफिशियल है। तो भुजंगासन को आप लोग इसको
कर सकते हैं जब भी आप करना चाहें। इसको बेड पे भी कर सकते हैं आराम से। तो बस थोड़ा सा ख्याल ये रखें कि खाना खाने के बाद इसका करने से बचाव करें। और अगर आपने नॉर्मल खाया है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खाने के ठीक मतलब ये देख लें कि 1-2 घंटे का गैप हो। तो जो आपके आसपास कोई इस तरह का अस्थमा का रोगी मिलता है तो आप उन्हें सुजेस्ट कर सकते हैं कि आप लोग ये करें। उसके बाद आता है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन इसके लिए भी बहुत लाभकारी है और डायबिटीज़ के लिए भी लाभकारी है। ये हमने कल ही पढ़ा है। तो इसमें से कई बार सिर्फ यही आ जाता है कि पश्चिमोत्तान के बारे में विस्तार पूर्वक लिखें, या हल आसन के बारे में आप क्या जानते हैं, या भुजंगासन के बारे में आप क्या जानते हैं, कौन कौन सी बीमारियों से ये हमें बचाता है और किन किन लोगों को ये नहीं करना चाहिए। ये इसके अंदर दे रखी होती है ये कंडीशंस कि किन किन लोगों को नहीं करना चाहिए। अब ये जैसे चक्रासन की दी हुई है इसमें कि कमर की दुर्घटना होने पर ये ना करें, और जिनको हृदय की बीमारी है, दिल का रोग है, वो भी इसको ना करें। तो ये चक्रासन है। इसी तरह सब भुजंगासन है, इसके भी ये दिए हुए हैं। भुजंगासन के बाद इसमें पश्चिमोत्तानासन है। तो आप इसको बड़े इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। खुद को और परिवार को और समाज को इससे बचा सकते हैं। इससे अवेयर रहने की ज़रूरत है। धूम्रपान करने से बचें और ऐसी चीज़ें जो हमें हार्मफुल हैं उनको करने से बचें। और तीसरा, इसमें प्राणायाम बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन वो प्राणायाम इसलिए नहीं करवाया जाता दमा के रोगियों को, क्योंकि प्राणायाम करने से हो सकता है उनको और उनकी हृदय की गति और तेज हो जाए और उनकी सांस लेने की गति बढ़ जाए। तो जो स्वस्थ आदमी है उसको प्राणायाम करते रहना चाहिए। उससे क्या होगा कि उसकी श्वास नलिकाएं जो है वो प्रॉपर सांस लेती रहेंगी, फेफड़े खुले रहेंगे, तो उनको संभावना कम रहेगी। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है। बाकी आप लोग जब इस लेसन को अब पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट हो, कुछ क्लियर करना चाहते हैं, आप मेरे पर्सनल नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप या डायरेक्ट फ़ोन करके भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। बाकी हर बार की तरह आपसे यही कहूँगा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाके अपना नाम और एडमिशन नंबर छोड़ें। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।